आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आरटीआई रूल में। आज हम लोगों का जो है वो पढ़ना है आरटीआई को पहले कंप्लीट करना है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ये कब का था? 2005 का था। ठीक है, इस रूल में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था, देखिए सेक्शन नंबर के साथ हम लोग करते रहते हैं, तो जो सेक्शन नंबर अप टू 7 मुझे याद है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ये कंप्लीटेड है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेक्शन 8 से, ये पिछले लेक्चर में आपने पढ़ लिया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आइए जरा सेक्शन 8 की बात, काफी इंटरेस्टिंग है सेक्शन 8। यही आपका ऑफिस में काम करने में कई बार क्या करता है, ये आपका लाइफ सेविंग होता है। कई इंफॉर्मेशन ऐसे हैं जो नॉन डिस्क्लोजेबल, ठीक है। अब सारे इंफॉर्मेशन अगर राइट टू इंफॉर्मेशन में डिस्क्लोज कर दिए जाए गवर्नमेंट से, तो समझ सकते हैं ना कि इट में कॉज, कह सकते हैं इरिपरेबल प्रॉब्लम, डैमेज कर सकता है गवर्नमेंट को, इरिपरेबल डैमेज कर सकता है। तो कुछ इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करने हैं, उसके लिए एग्जेम्पशंस बताए गए हैं। जब भी आपके पास आरटीआई आता है, फर्स्ट थिंग 12th में फॉल करता है इंफॉर्मेशन की डिफिनीशन में। सेकेंड, क्या एग्जेम्पशंस में तो नहीं है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। ये देखिए एग्जेम्पशंस को में 3 इसके जो सब सेक्शंस रखे गए हैं। 3 सब सेक्शंस इसलिए ध्यान में रखने हैं कि नंबर भी पूछता है एग्जाम में, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको ये बात, ये मैप, ये चित्र, ये याद रखना है। तो कॉपी में भी बनाइए और रखिए, वो आपको याद रखना। जो फर्स्ट सेक्शंस हैं, सेक्शन 8 के सब सेक्शन 1 है, उसमें रोम आप कहते हैं ना, ABCD से लेके एग्जेम्पशंस की चीजें बताई गई कि कौन कौन सा एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन ये लिस्टेड किया गया है। एग्जेम्प्टेड क्या क्या है, यहाँ पे ए से लेके ABCDEFGHI J तक, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि इतने इंफॉर्मेशन A to J स्पेसिफाई कर दिए गए। ये तो कभी आरटीआई में देना ही नहीं है, हम इसको 1 to 1 देखेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल जो है, इसमें आपने देखा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी था, पहले से ही लागू था 1927 का, 1923 का। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, क्या हम उसको वायलेट कर सकते हैं? कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वर्सेस आरटीआई बताया है, इस पे बात करेंगे कि इसमें क्या है। आरटीआई सुपरसीड करेगा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सुपरसीड करेगा? देखिए दोनों है, ये 1927 का ही है, ये 2005 का। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर, लेकिन हाँ सरकार ने रीजनेबली देखा कि भाई क्या है, क्या हार्म है, क्या प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, इसको देख के डिसाइड करते। और थर्ड में बोला कि भाई डॉक्यूमेंट्स आफ्टर 20 ईयर्स, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो इसमें नॉन डिस्क्लोजेबल, डॉक्यूमेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट आफ्टर 20 ईयर्स। ये किस तरह का डॉक्यूमेंट है? आप सोच रहे होंगे सर नॉर्मल डॉक्यूमेंट 20 साल का रिकॉर्ड रखने के लिए बताया। नो, इट इज नॉट रिलेटेड टू रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ आरटीआई। ये मैं रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए कई लोगों का टू मेनी क्वेश्चंस रिसीव्ड रिगार्डिंग कि सर हाउ मच टाइम record, official record for the purpose of RTI should be kept. Record should be maintained as per the record retention schedule. No need to go beyond that. ठीक है, ये याद रखने हैं। लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट कैसा था? जो कि एग्जेम्प्टेड डॉक्यूमेंट था, जो हम सेक्शन 8 में बात कर रहे हैं। एग्जेम्प्टेड था कहां से? अंडर आरटीआई। आरटीआई में ये एग्जेम्प्टेड था। लेकिन क्या आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद भी ये कंटिन्यू टू एग्जेम्प्टेड रहेगा, या इसका हम डिस्क्लोज कर सकते हैं? इन 3 बातों को सेक्शन 8 में बात किया गया है। क्लियर? माइंड में एकदम रख लेना है सेक्शन 8 में क्या है।
अब देखिए जरा ये हम फर्स्ट चीजों पे चलते हैं। सेक्शन 8 की जो सबसे पहली बात है कि एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 8, उसमें से पढ़ रहे हैं 8 का 1, हम 2 और 3 बाद में कवर करेंगे। 1 में आपने देखा था एग्जेम्प्टेड चीजें हैं, एग्जेम्प्टेड नॉन डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन है, उसमें मैं A to J कहा था कि A है कि फर्स्ट। देखिए कोई भी इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज नहीं करने हैं जो कि हार्मफुल है, प्रीजुडिशियली अफेक्ट करता है, डिट्रीमेंटल है। किसके लिए? मैं नॉर्मल टर्म में लिखता हूं हार्मफुल, हानिकारक, लेकिन देखिए आप कह सकते हैं डिट्रीमेंटल भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके रूल में जो शब्द इस्तेमाल किया है वो प्रीजुडिशियल इस्तेमाल किया है, तो मैं वो भी लिखता हूं प्रीजुडिशियल। ठीक है, ये आपके रूल में, एग्जाम में आपका रूल वाला टर्मिनोलॉजी आएगा। प्रीजुडिशियल टू किसके हो? अब देखिए अगर सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो, भारत की एकता ही अखंडता को तोड़ने वाला अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन हो, वो कभी डिस्क्लोज नहीं करने। ठीक है, मान लीजिए आपके स्टेट का मतलब वही कंट्री, स्टेट का मतलब वो नहीं समझेगा, सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करें। मान लीजिए साइंटिफिक इंटरेस्ट, कुछ चांद पे जाने वाला कुछ रिसर्च है, साइंटिफिक इंटरेस्ट को ये क्या करे, इम्पैक्ट करे। ठीक है, कुछ स्ट्रेटेजिक, देखिए सब एस से आ रहा है, हम एस वाला ही जब कोशिश करते हैं। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, अपना भारत का कुछ इंटरेस्ट है कि रसिया के साथ हम इस तरह का कोलैबोरेशन करें, इस तरह का पैक्ट करके रखें, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए सिक्योरिटी, साइंटिफिक, स्ट्रेटेजिक, चलिए ये इंटरेस्ट ऑफ स्टेट मैं सब में लगा देता हूं, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, राज्य का मतलब देश। ठीक है, सब में स्टेट, इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अगर इसको इम्पैक्ट कर रहा है, प्रिजुडिशियली इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन आपको कभी भी डिस्क्लोज नहीं कर। अब आइए सबसे इंटरेस्टिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ये भी नहीं देने, और इसके बारे में मैं बात करूंगा आगे भी। अपन किसी का मान लीजिए कि ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी में उसको कभी डिस्क्लोज मत करिए, कभी मत करिए, आगे देखेंगे उस पर स्पेशल रोक लगी हुई है। तो अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट में भी हो, आप ऐसे इंफॉर्मेशन अगर डिस्क्लोज करते हैं और उसको एडवर्सली इम्पैक्ट करें, आपको नहीं देना है, नहीं तो सब देश आपका आरटीआई का फायदा उठा के आपके देश को ही खत्म कर दे, तो फिर वो क्या फायदा उस आरटीआई इंफॉर्मेशन। देखिए जो रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट है, रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, अब कोई आपका अपना चल रहा है कुछ इंटरनल, आप किसी देश के बारे में कुछ और सोच रहे हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट बाहर पब्लिक डोमेन में आ जाए, उस कंट्री को पता चल जाए, आपके लिए, आपके देश के लिए वो सही नहीं होगा। और लास्ट वन, लीड टू incitement of offense, लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, आपने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दे दिया जिससे अब हिंदू मुस्लिम दंगा भड़क उठा। ठीक है, अब क्या हो गया, इस तरह के इंफॉर्मेशन आपको नहीं देने हैं, आपको हमेशा छुपाने हैं। ये फर्स्ट ए में बात की गई। चलिए ए में हमने देखा सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी एक अलग रखा, 3S वाला था सिक्योरिटी, साइंटिफिक, स्ट्रेटेजिक, एक आपने देखा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, और फिर लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस। टर्मिनोलॉजी फिक्स है, ऑप्शन में कोई कम ज्यादा करके दे दे, आपको ध्यान रखना है कि ये है, और इस तरह से पढ़ने हैं जैसे कि एकदम अपना हो जाए। आइए जरा देखते हैं एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन में आपने ए देखा, जरा बी में देखते हैं क्या बातें की गई।
जैसे हमारे यहाँ इन इंडियन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव और कह सकते हैं पॉलिसी मेकिंग बॉडी लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम दैट। तो जुडिशियरी अगर कुछ कहे, रोक दे कि भाई आप जो फॉरबिडेन कर दे, मना कर दे, ठीक है, प्रोहिबिटेड कर दे कि भाई आप इसे नहीं देंगे, फॉरबिडेन बाय कोर्ट, या कह सकते हैं जो भी कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ लॉ कहिए, ट्राइब्यूनल कहिए, अगर ये जितने भी हैं, ये कोई इंफॉर्मेशन जस्टिस करने के लिए अगर इन्होंने फॉरबिडन कर रखा है, ये कुछ चीजों को कंसीडर कर रहे हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं कि मैटर सब जुडिस है, कोर्ट ने इसे फॉरबिडन किया है फ्रॉम डिस्क्लोजर, फॉरबिडन होना चाहिए, वो फॉरबिडन होना चाहिए, तो आप उसे नहीं देंगे। अब कई बार क्या होता है कि आप जो डिफेंड कर रहे हैं उस मैटर को इम्पैक्ट कर सकता है, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन है, बट इसमें क्लैरिटी रखिएगा, फॉरबिडन बाय कोर्ट है, मतलब ध्यान रखिएगा कहीं कंफ्यूजन नहीं कि कोर्ट इसे फॉरबिडन करता है बाय इट्स ऑर्डर, अपने ऑर्डर से वो मना करेगा कि नॉट टू डिस्क्लोज, इस बात को ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको करना है डिस्क्लोज। चलिए अब देखिए, आप लोग पार्लियामेंट्री प्रोसीजर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि हमारे पार्लियामेंट को या स्टेट लेजिस्लेचर को कुछ प्रिविलेजेज हैं, कुछ चीजें पहले उन्हीं के सामने रखी जाएगी, उनके मर्जी से बाहर डिस्क्लोज नहीं कर, उनके बिना परमिशन से बाहर डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है जो क्या कर रहा है, ब्रीच टू प्रिविलेजेज, प्रिविलेजेज प्रिविलेजेज ऑफ पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर दोनों में से किसी के प्रिविलेजेस को ब्रीच कर रहे हैं, जैसे ऑडिट की रिपोर्ट होती है, जस्ट लाइक एग्जांपल, फर्स्ट कहां रखा जाएगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट उसे कहां रखवाएंगे, ले डाउन बिफोर दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, और वो कौन कंसीडर करेगा, हो विल कंसीडर पार्लियामेंट्री अकाउंटिंग और पार्लियामेंट्री जो पीएससी हैं, वो पीएससी इसको कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट रखने का राइट कहां पे कानून बनाया गया है, फर्स्ट रखाएगा ये पार्लियामेंट के सामने, उससे पहले आप ऑडिट रिपोर्ट कितनों आरटीआई मांगेंगे, अगर डिस्क्लोज करता है दैट वुड बी द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, तो वो अब नहीं डिस्क्लोज कर। देखिए अब जरा मैं डी नंबर की बात करता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग है, एक्सचेंजेड इंफॉर्मेशन डी, मतलब इससे अगर सेक्शन के रूप में पूछे तो कौन सा होगा, सेक्शन 8 का 1 का डी, 8(1)(d). देखिए कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस में, कि ईरान से आप तेल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस में है, आपने कर रखा है, कोई मांगे मत दीजिए, क्या पता वो लीक कर दे। कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस का इंफॉर्मेशन कभी भी डिस्क्लोज नहीं करने। ट्रेड सीक्रेट, आपका अपना हर देश का ट्रेड का सीक्रेट्स है, तभी तो व्यापार सब देश करना चाहते हैं, आप अपने देश को बढ़ाने के लिए। हालांकि ट्रेड सीक्रेट का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है व्यापार से, इसका और भी है, बट आप एग्जाम पर्पज से इतना ही ट्रेड सीक्रेट याद रखिए, इसका इंटरप्रिटेशन बड़ा है, बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। ट्रेड सीक्रेट अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी का हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आप मत डिस्क्लोज करिए, नहीं तो फिर उस इंटेलेक्चुअल का जो फायदा होगा, जो कॉपीराइट मिल रहा होगा, वो सब खत्म हो जाएगा, आपने डिस्क्लोज कर दिया तो। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे चीज, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन 8(1)(d) में मैं कह रहा हूं, इंफॉर्मेशन ऐसा कोई भी जो क्या करे, इम्पैक्ट करे, हार्मफुल हो, मतलब आप कह सकते हैं हार्म टू किसको, कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ थर्ड पार्टी, हार्म टू कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड,
प्रॉपर्टी, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करते। इसमें आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन आ सकते हैं। देखिए, जो ट्रेड सीक्रेट है या कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, नॉर्मली क्या करेगा अगर डिस्क्लोज करते हैं तो जिस पर्सन का ये सीक्रेट था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था, उसको इम्पैक्ट करेगा, उसके पोजीशन को खराब कर देगा। दैट इज व्हाई ये सब इंफॉर्मेशन A20 में डिस्क्लोज नहीं करने हैं। आइए हम लोग ABCD पढ़ चुके हैं। सेक्शन 8 का हम लोग सबसेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। उसमें A से लेके D तक आपने पढ़ लिया, ट्रेड सीक्रेट तक। अब आइए जरा E नंबर में देखिए क्या है। ई कहता है अगर कोई इंफॉर्मेशन फिड्यूशियरी रिलेशन में है। फिड्यूशियरी रिलेशन का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिड्यूशियरी रिलेशनशिप? इंफॉर्मेशन हैविंग इन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप का मतलब क्या है? देखिए, आप जस्ट रिमेंबर सेक्शन ऑफिसर एडमिन kept the service book of the persons of admin, जो भी डेडिकेटेड एडमिन फॉर, सपोज की डेडिकेटेड एडमिन फॉर अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर पोस्ट, देन सेक्शन ऑफिसर ऑफ दैट सेक्शन श्योरली क्या रखेगा अपने पास? उसके पास सर्विस बुक ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोस्टेड विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन होगा ही होगा। जब उसके पास सर्विस बुक है, सर्विस बुक में जो इंफॉर्मेशन है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन भी है, कुछ गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड भी है, जो कि आप पे फिक्सेशन कब हुआ, क्या हुआ। अब देखिए, अगर इस सर्विस बुक को सेक्शन ऑफिसर ऑफ दैट सेक्शन कैन एक्सेस एंड सीपीआईओ, जो भी कंसर्न सीपीआईओ है, हैज एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन, वो चाहे तो और उसको डिस्क्लोज कर दे, तो जिसका सर्विस बुक होगा उसको कितना ह्यूमिलिएशन होगा। दैट इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस बुक्स विद सेक्शन ऑफिसर एडमिन और सीपीआईओ कंसर्न सीपीआईओ ऑफ द एडमिन is by virtue of officers responsible for that section, not being a section officer, not being a under secretary, but the officer not being a Mr. X Kumar, not being a Mr. Y Kumar, by virtue of the responsible officer posted for that section. That is why this information is with him in fiduciary relations, and that CPIO are not entitled to disclose such information. He or she or they can deny information saying that this information is available with this department in fiduciary relationship, so it cannot be disclosed. आइए ई के बाद एफ। अच्छा, ई में ना एक बड़ा लॉजिक ई है और उसका जो मेन टर्म है फिड्यूशियरी रिलेशन एफ से शुरू होता है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कई इंफॉर्मेशन एफ में जो इंफॉर्मेशन होता है हमारे पास, इस एग्रीमेंट के तहत होता है फॉरेन कंट्री से, ये आप बताएंगे नहीं। हम आपको चीजें तो दे रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, आप ऐसे चीजों को कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उनके साथ है एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, हम उनके साथ उसको करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन में हम उसे कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारा सिटीजन ही लेकर के कहीं भी उसे डिस्क्लोज कर दे, पता नहीं है। डेमोक्रेसी में इस तरह की छूट होती है तो कर भी सकते हैं लोग, और इससे बड़ा इम्पैक्ट हो जाए, इसलिए नहीं देने। देखिए, जी में जो हम बात करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, इसका इंटरप्रिटेशन निकल के कोर्ट ऑर्डर से बड़ा डिटेल में आया। जी में देखिए, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो क्या करे, किसी के लाइफ को इंडेंजर में डाल दे। एक आदमी एग्जाम देता है, वंस ही अपियर इन एग्जाम, और एवरीवन गॉट कॉन्फिडेंस कि आई हैव डन वेल, ठीक है, सबको लगता है मैंने बहुत अच्छा किया।
उसको भी लगा कि हमने बहुत अच्छा किया, तो लेकिन उसके मार्क्स कम आए। अगर इस तरह का कॉपी चेक करने वाला हु इज पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जामिनिंग द कॉपी ऑफ दैट इंडिविजुअल, अगर उस इंडिविजुअल को बता दीजिए, वो क्या करेगा? उसका जाके उसका कचूमर बना देगा, बोलेगा तुमने हमारा पूरा करियर बर्बाद किया, मुझे नौकरी लग जाए। अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन इंडेंजर, उसके लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है, इंडेंजर लाइफ या कहिए फिजिकल सेफ्टी, इंडेंजर लाइफ या फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी व्यक्ति का, जैसे मैंने एग्जाम वाला दिया, एग्जाम वाले में अगर एग्जामिनर पता चल जाए, जाके उसे घर पहुंच जाएगा, बोलेगा बहुत ज्ञानी हो, आओ तुम्हारा टेस्ट कर। क्या पता एग्जामिनर बेवकूफ भी तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है, जो कम नंबर देते हैं एग्जामिनर भी बेवकूफ होते हैं। अब उसका क्या हल करेगा कि तुमने तो हमारा करियर बर्बाद कर दिया, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी, ठीक है? ऐसा कोई इंफॉर्मेशन जो कह सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ सोर्स, अगर मान लीजिए कोई इंफॉर्मेशन देने वाला पुलिस को इन्फॉर्मर है, बताता है कि चोर कहाँ है, क्या है। पुलिस के बहुत सारे इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मर होते हैं जिनको थोड़ा थोड़ा पैसा देके पुलिस इस्तेमाल करती है। तो आइडेंटिटी ऑफ कह सकते हैं सोर्स, अगर बताता है ये सोर्स आपको कैसे आया था, ये जो था सोर्स था, ये सोर्स था इन कह सकते हैं कॉन्फिडेंस, विश्वास में लेके इनसे आपने काम कराया था। हाँ ठीक है, तुम मुझे इंफॉर्मेशन दो इन कॉन्फिडेंस, और पर्पस क्या था? फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ के लिए था, कानून बनाने के लिए पुलिस करती है ऐसे लोगों का इस्तेमाल। आपने देखा होगा जब कई जगह पे जंतर मंतर ये धरना हो रहे होते हैं, कई मीडिया के पत्रकार शूट कर रहे होते हैं, देखिए लोग हमें भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कई लोग पकड़े भी जाते हैं कि हाँ ये पुलिस के आदमी, वो एक्चुअल पुलिस पर्सन नहीं होते। कई बार इंडिविजुअल्स को भी पैसे देके एज ए कह सकते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। अगर उसका सोर्स आरटीआई में बता दे कि किसने मेरा इंफॉर्मेशन दिया कि मैं जंतर मंतर पे ये कर रहा था, तो फिर बाद में उसकी आप कुटिया चढ़ा देंगे, इसलिए आप उसकी पिटाई कर देंगे, तो इसलिए ऐसे सोर्स को डिस्क्लोज नहीं करने हैं। एक और है, इसके पीछे एक बीपीएससी का कैंडिडेट था, इसमें एक्सप्लेनेशन बड़ा अच्छा है। उसने क्या किया, इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसको लगा इंटरव्यू में हमसे टफ टफ सवाल पूछा, उसके दोस्त लोग सेलेक्ट हो गए, तो उसको लगा कि भाई कौन थे, उसने आरटीआई डाला बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में कि व्हिच पर्सन फंक्शनिंग एज एडवाइजर ऑन दैट डे व्हेन आई इंटर्ड इन अपीयर्ड फॉर इंटरव्यू। नाम मांगा, नाम नहीं दिया, क्या होगा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं, डीयू के प्रोफेसर हो सकते हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं, या बिहार की किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं। अब नाम दे देता तो क्या करते, उसका नाम दे देते तो उसके घर वो पहुंच जाता, पहुंच के उनकी पिटाई वो कर देता। तो इस जगहों पे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन नहीं दिया, वो आदमी कोर्ट तक लाया, लेकिन कोर्ट ने कहा यस, इंडेंजर द सेफ्टी ऑफ योर फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन, तो वो हम नहीं देंगे। देखिए आप लोग ए टू जी तक पढ़ चुके हैं, अब आइए जरा देखिए हम चलते हैं एच पे। ए टू जी तक आपने पढ़ लिया, एच स्मॉल एच लिख रहे हैं, सब स्मॉल ही लिख रहे हैं तो स्मॉल में ही। देखिए कोई ऐसा इंफॉर्मेशन जो इम्पीड कर दे, इम्पीड क्या करे, इम्पीड द इन्वेस्टिगेशन, कोई जांच चल रहा है और आपने कहा कि क्या एविडेंस मिले हैं, आपको उसने बता दिया ये मिले हैं, अच्छा आप ही खुद उसके ऑफेंडर हैं, आप सोच रहे हैं कि ये यहां तक पुलिस पहुंच चुकी है, चलो मैं अगला चाल चलता हूं, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देना है। इम्पीड द इन्वेस्टिगेशन हो, या कह सकते हैं इम्पीड द प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर हो, वो क्या करेगा,
बच निकलेगा, सारा आपका पता चल गया। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को कभी भी नहीं देने। जांच चल रही है तो चल रही है, ठीक है, हम नहीं दे सकते हैं ये इंफॉर्मेशन, सीधी सी बात। दैट वुड बी इम्पेडिमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन भी आप कह सकते हैं। वो अगला खुद ही अपना बचाव का उपाय सोच लेगा। एच के बाद देखिए आई। आई का है कोई भी कैबिनेट पेपर्स। कैबिनेट कई तरह का डिसीजन लेते हैं। आप लोग जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे होंगे, डील कर रहे होंगे, कैबिनेट पेपर्स बना रहे होंगे, कैबिनेट नोट, ड्राफ्ट कैबिनेट नोट, फिर फाइनल कैबिनेट नोट, कमेंट ले रहे होंगे, कोई स्कीम बना रहे होंगे, कुछ भी बना रहे होंगे, आप कैबिनेट नोट बना रहे होंगे। उसमें क्या होता है, कैबिनेट नोट हो, कई बार उसमें डिलिब्रेशन होता है, सीओएस मीटिंग होती है, जो ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज बने, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज बने हुए हैं, उनकी मीटिंग होती है। डेलिब्रेशन ऑफ, आप कह सकते हैं, ऑफिसर्स। ये इस ईटीसी में कर देता हूं, ईटीसी। इससे रिलेटेड कई तरह के चलते रहते हैं। कई बार ऑफिस में मीटिंग होती है, सेक्रेटरीज के चेयरमैनशिप में भी इस तरह का चीजें आप देखते हैं। ये डिस्क्लोज नहीं करने। कब तक नहीं करने हैं? नॉट डिस्क्लोज, ये एग्जेम्प्टेड है। जब भी बोले तो आप बोलिए 81I में ये अभी हमारा चल ही रहा है डिलीब्रेशन, नोट टू डिस्क्लोज। लेकिन इसमें क्या है, कोई पब्लिक डिसीजन है, आपने पढ़ा है पीछे कि जब भी डिसीजन हो तो विथ डिटेल आपका पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। डिस्क्लोज तो आपने नहीं किया, लेकिन आफ्टर डिसीजन, जब आपका हो जाए, आफ्टर कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया, आफ्टर डिसीजन हैज टेकन, डिसीजन क्या हो गया, हो चुका है, तब आपको ये एग्जेम्प्टेड नहीं रहेगा। डिस्क्लोज, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, कोई इशू नहीं है। प्लस रीजन भी, पॉलिसी इशू में आपने पीछे पढ़ा था, रीजन ऑफ डिसीजन भी बताएं कि जब भी कोई आप डिसीजन ले रहे हैं, along with reason, details should be in public domain along with reason ki how this decision has been conceived या achieved, कैसे हुआ है, कैसे आपने सोचा, इसका बेनिफिट किसे मिलना है, नहीं मिलना है, ये सब चीजें आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अनटिल अनलेस आफ्टर डिसीजन एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, प्रायर टू डिसीजन आपको इसे होल्ड पे रखने। कई बार इसका इस्तेमाल, आपके डिपार्टमेंट के अंदर कोई फाइल चल रहा है, इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, आप इंफॉर्मेशन तब तक नहीं देते, 81I में मना करते हैं कि डिलिब्रेशन ऑफ ऑफिसर्स आर ऑलरेडी गोइंग ऑन, और ये इंफॉर्मेशन जो है काफी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते एट दिस स्टेज, जब तक कि डिसीजन हो रहा है। डिसीजन होने के बाद डिस्क्लोजेबल है तो आपको सारा डिसीजन विथ रीजन देना पड़ता है। चलिए लास्ट वन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज नहीं करना है किसी का भी। आप देखिए कई लोग कहते हैं सर हमारा तो बेसिक सैलरी डिस्क्लोज कर देता है, वो ऑलरेडी गाइडलाइंस है, आप सरकार का पैसा ले रहे हैं, यू आर गवर्नमेंट सर्वेंट। गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक के सर्विस के लिए पब्लिक के टैक्स मनी से आपको पैसा मिल रहा है, तो पब्लिक हैज राइट टू नो कि हाउ मच मनी यू आर ड्रॉइंग फ्रॉम गवर्नमेंट, यू आर गेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सर्विस टू देम। आप उस पब्लिक को सर्विस देने के लिए कितने पैसे ले रहे हैं, इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं आता, लेकिन पर्सनल है। आपका कोई मांग दे कि भाई कहाँ तक पढ़े हुए हैं, क्या डेट ऑफ बर्थ है, वाइफ का नाम क्या है, बच्चे कितने हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ये भी दिया जा सकता है कभी कभी। देखिए कहते हैं ना, मतलब पर्सनल इंफॉर्मेशन में भी वो इंफॉर्मेशन, कई बार पर्सनल इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट भी मांगता है, तो पार्लियामेंट आपसे सैलरी का इंफॉर्मेशन मांग सकता है, टूर डिटेल मांग सकता है, क्या क्या टूर किए, ये किए, सब सब डिटेल आपसे पार्लियामेंट मांग सकता है, ठीक है। तो पार्लियामेंट से एक सेकंड बात क्या ना होगा, पार्लियामेंट से ना
पार्लियामेंट से जो इंफॉर्मेशन आपको देने हैं वो इंफॉर्मेशन क्या करने हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको हमेशा आपको क्या 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 करने हैं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नॉर्मली आपको क्या करने हैं। एक मिनट वेट करिएगा, थोड़ा साउंड का प्रॉब्लम आ जाइए। चलिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्लोज नहीं करने हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट को दे सकते हैं, दैट कैन बी गिवन टू पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट को दे सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर को दे सकते हैं, ठीक है, वो कैन बी डिस्क्लोज, आप उसे डिस्क्लोज करिए, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कैन बी डिस्क्लोज। देन पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको नॉर्मली डिस्क्लोज नहीं करने हैं, लेकिन पार्लियामेंट सैलरी का इंफॉर्मेशन मांग सकता है, क्या ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, क्या टूर पे गए हैं, कितने अलाउंसेस मिला है, एक्सेस तो नहीं मिला है, ये सब चीजें आप पार्लियामेंट ले सकता है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आपको देने होते हैं। चलिए, सेक्शन 8 में हम लोग ए से लेकर के जे तक की बातें कर लिए हैं। अब सेक्शन 8 के हम लोग जो पार्ट सेकेंड थे और थर्ड थे उस पर बात करेंगे। सेक्शन 8 का आप लोगों ने 1 आपने पढ़ लिया, ए टू जे। आइए जरा सेक्शन 2 में देखते हैं। सेक्शन 2 काफी इंटरेस्टिंग, मैंने कहा था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 वर्सेस मैंने कहा था आरटीआई एक्ट 2005। क्या करें, सीक्रेट एक्ट कहता है कि आप इंफॉर्मेशन कोई भी ऑफिशियल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आरटीआई कहता है आप इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे। कहते हैं हमेशा ध्यान रखिएगा इंफॉर्मेशन आपको क्या सोच के डिस्क्लोज करने हैं। इफ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन आउटवेज, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोज करना, आउटवेज दी प्रोटेक्टेड हार। अब मानिए आपसे कहा गया कि फाइन नोटिंग डिस्क्लोज नहीं करने हैं, तो क्यों नहीं करने थे, पहले था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आपको नहीं करने हैं, इस रूल में कहा गया। बट आप उसमें देखिए प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट क्या है, अगर डिस्क्लोज हम करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी लाएगी, हमारे काम को पब्लिक जानेंगे, इसमें क्या बुराई है। तो आप क्या करेंगे, नोटिंग को डिस्क्लोज करेंगे। मतलब हमेशा देखिएगा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर आरटीआई भारी पड़ता है, आरटीआई ग्रेटर हो जाता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमेशा इससे क्या रहता है कि मतलब नीचे ही रहेगा। और हमेशा आप देखेंगे तो प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट उस जमाने के लिए सही था, लेकिन एज ऑन डेट डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपको एवरीथिंग शुड बी डिस्क्लोजेबल, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी नहीं तो, अगर नहीं होगा तो इसलिए तो आपको देना पड़ता है। आइए अब जरा मैंने कहा कुछ इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में, एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन, ठीक है, आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल तक ये रहेंगे आपके एग्जेम्प्टेड इंफॉर्मेशन कैटेगरी। कहता है आफ्टर 20 ईयर्स इट बिकम्स डिस्क्लोजेबल, ये डिस्क्लोजेबल हो जाता है, ये डिस्क्लोजेबल ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ इंफॉर्मेशन तब भी रहेंगे, एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे आपने कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं दिया, कहा ये इंफॉर्मेशन ट्रेड सीक्रेट है, या ये इंफॉर्मेशन हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट में है, या ये इंफॉर्मेशन फॉरबिडेड बाय कोर्ट है, या ये इंफॉर्मेशन कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है, कुछ भी इस तरह का जो आपने 81A में ग्राउंड ए टू जे देखा, आपने रोक, इतना आफ्टर 20 ईयर्स कहते हैं आप दे दीजिए इंफॉर्मेशन,
जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस related files were exempted under section 8(1). ठीक है, 8(1) के प्रोविजंस लगाते थे कि नहीं नहीं नहीं, ये तो सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ये करेगा, हमारे देश को इंपैक्ट करेगा, इंसेटमेंट ऑफेंस हो सकता है, कई तरह की चीजें थी। लेकिन आफ्टर 20 years मोदी गवर्नमेंट हैज डिस्क्लोज सच इंफॉर्मेशन सेइंग कि that is more than 20 years old and now it doesn't affect sovereignty, integrity or lead to incitement of offense, so it can be disclosed and government decided and it has already been disclosed. देखिए, लेकिन 20 years के बाद भी एग्जेम्पशन है। एग्जेम्पशंस का मतलब क्या? कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड, कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड, यही हुआ मतलब कि भाई ये एग्जम्पशन है, 20 साल के बाद भी इसे नहीं डिस्क्लोज कर रहे। कैसे? देखिए, फर्स्ट इसमें क्या आता है, इसमें हम मतलब कह सकते हैं कि दो चीजों को मेनली रखें। इसमें दो ग्राउंड की बात की गई है, फर्स्ट ग्राउंड एंड सेकेंड, रोमन 1 रोमन 2 रखते हैं। चलिए ऐसे नॉर्मली ए बी करके ऐसे 1 2 लिख लेते हैं, 1 और 2 दो ग्राउंड है। ये दो ग्राउंड जीआईडी के थ्रू आए तो कोई पार्टिकुलर सेक्शन नहीं बनाया गया। ये दोनों ग्राउंड क्या क्या है? फर्स्ट ग्राउंड है कि अगर कहते हैं वही शब्द प्रीजुडिशियली अफेक्ट अगर करता है किसको? जो आप रूल 1 में पढ़े थे, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेम चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सिक्योरिटी 3S हमने लिखा था, सिक्योरिटी इंटरेस्ट, साइंटिफिक इंटरेस्ट और हमने कहा था स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, 3S था, ठीक है। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, उसको इंपैक्ट कर रहा है। हमने कहा था फिर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, याद करिए सेम क्रोनोलॉजी में हमने लिखा था, इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर इसको इंपैक्ट कर रहा है। देयर आफ्टर मैंने कहा था फॉरेन रिलेशंस को इंपैक्ट करे, ठीक है, आपका किसी और देश कंट्री के साथ क्या करे, उसको इंपैक्ट करे, फॉरेन रिलेशंस जो आपके हैं उसको इंपैक्ट करे। और थर्ड मैंने कहा था, लास्ट वन मैंने कहा था इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो, जैसे कोई दंगा वाला फाइल है, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस हो सकता है, ठीक है। ऐसे सेम जो 8(1)A में ग्राउंड दिया हुआ था, सेम ग्राउंड यही था, इससे ज्यादा मैंने 8(1)A में कुछ नहीं लिखा था। 8(1)A का ग्राउंड अगर अभी भी फुलफिल हो रहा है तो कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड रहेगा। अब जरा 2 में देखते हैं कि भाई 2 में क्या बात की गई। कहा गया, सेकेंड बातें कही गई कि देखिए, अगर मान लीजिए पार्लियामेंट में सरफोरी हुई आपस में, कहीं पार्लियामेंट ने उस इंफॉर्मेशन को एग्जेम्प्ट कर दिया था, ये इसको डिस्क्लोज मत करिए। अब जिस इंफॉर्मेशन को उसने एग्जेम्प्ट कर दिया, इवन अपने प्रोसीडिंग से हटा दी, अब वो इंफॉर्मेशन 20 साल बाद अब पॉलिटिकल पर्पस के इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, ये पार्टी सत्ता में थी तो क्या करती थी, कपड़फोड़ी करती थी पार्लियामेंट, ठीक है, सर फोड़वोल करती थी। इस तरह के इंफॉर्मेशन जो एज ऑन डेट भी क्या हो, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हो, एज ऑन डेट भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को अभी भी नहीं करने हैं। और थर्ड, कोई ऐसा, एक और चीज में इसी में भी जोड़ सकता था लेकिन अलग से जेडी में अलग से बाद में आया था, तो थर्ड करके लिख लेते हैं। थर्ड है भाई कैबिनेट पेपर्स। अगर कैबिनेट पेपर्स हैं और वो अभी भी सेम सिचुएशंस में हैं, नहीं हुआ है डिसीजन या डिसीजन हो गया है, फॉरबिडेड है, गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया,
फॉरबिडेड कर दिया फ्रॉम डिस्क्लोजर कि नहीं करने हैं, इसे डिस्क्लोज नहीं करने। ये क्यों है पता है आपको? कोई डिफेंस का टाइज हुआ, कैबिनेट के थ्रू हुआ, ये कैबिनेट पेपर कॉन्फिडेंशियल है, छुपा के रखा गया है, 20 साल बाद निकालेंगे तब भी इंपैक्ट करेगा। ऐसे कोई कैबिनेट पेपर्स भी हैं, उसको भी डिस्क्लोज नहीं कर रहे, मतलब कंटिन्यू टू बी एग्जेम्प्टेड इवन आफ्टर लैप्स ऑफ 20 ईयर। क्लियर? चलिए, सेक्शन 8 में इतना ही, काफी इंटरेस्टिंग एग्जेम्प्टेड है और काफी एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने पढ़ा। आइए जरा पढ़ते हैं सेक्शन 9। अब छोटे छोटे सेक्शन से हैं, थोड़ा स्पीडी हम लोग चलेंगे। सेक्शन 9 क्या है? ये भी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन ही है, लेकिन थोड़ा ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन आप कह सकते हैं कि सर पीछे जो पढ़े उसके इंटरप्रिटेशन में भी ये चीजें आती थी, यस आती थी, वहां पे भी आप कर सकते हैं। प्लस सपोर्टिंग क्लैरिटी के लिए ये भी ग्राउंड किया गया है। देखिए, कुछ सर्टेन केसेस बताया गया है। अगर मान लीजिए कॉपीराइट का केस है, ये आप कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी आता है। कॉपीराइट है, किसी इंडिविजुअल का है, आप कहिए कि सबसिस्टेड किसमें है? सबसिस्टेड इन ए पर्सन, इन ए इंडिविजुअल, इन ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति का है, आप उसका वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पहले भी आपने कहा डिस्क्लोज नहीं करना, नॉट डिस्क्लोज, कभी भी डिस्क्लोज नहीं करें, इससे आरटीआई एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर मानिए यही कॉपीराइट अब ये खरीद के सरकार के पास आ गया, सबसिस्टेड इन ए स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है मतलब आम पब्लिक का है, आम पब्लिक का है मतलब छुपाना नहीं, ये क्या करना है? डिस्क्लोजेबल है। ठीक है, भारत सरकार का है, अगर कोई फॉरबिडन नहीं है कोर्ट के द्वारा या सरकार ने कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है, तो आप इसे डिस्क्लोज करने हैं। सबसिस्टिंग इन ए स्टेट मतलब फॉर स्टेट, फॉर होम? स्टेट फॉर पब्लिक है, इसलिए तो इसको डिस्क्लोज करना है, पब्लिक को ही पता होना चाहिए। इन ए पर्सन है, नॉट टू बी डिस्क्लोज। चलिए, सेक्शन 9 इज स्मॉलेस्ट सेक्शन यू कैन से, और ये हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं सेक्शन 10 में। काफी इंटरेस्टिंग है, देखिए सेक्शन 10। सेक्शन 10 का हेडिंग ही है सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी ये आपको बहुत जगहों पे बचाता है। सिवरेंस मतलब समझते हैं, फाड़ के हटाना, चीजों को सेपरेट करना, उसी से बना है सेवरेबिलिटी। सपोज करिए, इसे एक चित्र के थ्रू समझेंगे बेहतर रहेगा। कोई एक इंफॉर्मेशन है, लैंग्वेज में समझने में ये ज्यादा उपयोगी नहीं होता जितना कि चित्र से आप समझ पाए। कोई एक, ये मान लीजिए इंफॉर्मेशन, इसका इतना बड़ा पार्ट जो है, ये पार्ट, इस पार्ट में कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो नॉट डिस्क्लोजेबल है। ठीक है, ये क्या है? नॉट डिस्क्लोजेबल या नॉन डिस्क्लोजेबल। और ये रिमेनिंग पार्ट जो है डिस्क्लोजेबल है। अब एक बात बताइए, जो ये नॉन डिस्क्लोजेबल पार्ट है, ये तो दे नहीं सकते, तो हम पूरी इंफॉर्मेशन डिनाई कर देंगे। तो रूल ये कहता है कि फर्स्ट यू शुड चेक कि वेदर सिवरेंस इज पॉसिबल। कहते हैं कि चेक करिए सबसे पहले कि वेदर ऐसा पॉसिबल है, वेदर सिवरेंस ऑफ डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन, उससे अलग करके संभव है। इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल, क्यों? कि पॉसिबिलिटी क्यों चेक कर रहे हैं? विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, मीनिंग नहीं लूज होना चाहिए, विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग, एसेंस। ये ना हो कि आपने क्या किया, कहा कि सर राम इट्स ए मैंगो, कहा राम का ए एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, इट का ई और टी एग्जेम्प्टेड है, मैंगो का तो एन और सिर्फ जी बचता है, वो भी एग्जेम्प्टेड है, एन भी एग्जेम्प्टेड है। अब लीजिए कुछ अल्फाबेट दे दिए,
आदमी क्या समझेगा, राम का ए मिल रहा है ओनली, ठीक है, ईट का ए मिल रहा है, ए। तो इस तरह के इंफॉर्मेशन में मैंगो में भी जी मिल रहा है, ए जी पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा और सिवरेंस पॉसिबल नहीं। तो आप देखिए कि वेदर सिवरेंस ऑफ डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन इज पॉसिबल विदाउट इट लूजिंग एसेंस, विदाउट लूजिंग इट्स मीनिंग। अगर इफ यस, इफ सो, अगर आप कहते हैं कि हाँ है, इफ सो, इफ यस, अगर हो रहा है तो डिस्क्लोज सिवरेबल, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, कौन सा पार्ट कहते हैं, आफ्टर सिवरेंस। आफ्टर सिवरेंस किसको अलग कर देने हैं, आफ्टर सिवरेंस ऑफ नॉन डिस्क्लोजेबल। नॉन डिस्क्लोजेबल जो भी पार्ट है उस पार्ट को आप क्या करिए, हटाइए, और ये पार्ट आप क्या करेंगे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इस पार्ट को आप डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, जैसे कि एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जो मेंबर आए, सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट का, सारा कुछ मार्क्स आया, ये है एक नोटशीट में लिखा हुआ है, आप उसमें क्या इंटरव्यू बोर्ड के एडवाइजर का नाम दे सकते हैं, हार्म द फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन हो जाएगा, नहीं देंगे, उनका नाम हटा लीजिए, अब बाद बकाया चीजें आप दे दीजिए, जो डिस्क्लोजेबल है तो दे सकते हैं। ठीक है, जब भी सिवरेंस करेंगे, जब भी सिवरेंस करेंगे, ये याद रखिएगा, सिवरेंस का रीजन कम्युनिकेट होना चाहिए कि हमने क्यों आपको नहीं दिया है, रीजन ऑफ सिवरेंस, सिवरेंस should be communicated to applicant, आपको बताना होगा, ऐसे नहीं कि अपने मन से ही, communicated to applicant। कई बार क्या होगा, आपकी ही कुछ गलती है, सोचेंगे सरकार की गलती छुपाने के लिए हटा दो, सिवरेंस कर देते, नहीं, रीजन बताइए, उसे बताइए कि दैट पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन्स सच non-disclosable information which is exempted under section so and so. So this has already been severed from the document information। ठीक है, और remaining part is supplied here with, आप इस तरह का आइए, severance is one of the important aspects in dealing with RTI। कई बार severance करके आपको information देना होता है। Section 11 is called थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। थर्ड पार्टी से आप लोग परिचित हैं, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। देखिए, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं, एक पार्टी इंफॉर्मेशन गिवर है, प्रोवाइडर है, एक पार्टी इंफॉर्मेशन सीकर है, अदर देन दैट पार्टी इज कॉल्ड थर्ड पार्टी। ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में ही। तो ये जो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, इसके लिए क्या प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, क्या करने हैं, सेक्शन 11 में बताया गया है। इसमें 4 बातें मेनली कही गई। ठीक है, हम 4 बातों को जानेंगे, काफी इंटरेस्टिंग और छोटी छोटी बातें कही गई है। 1 2 3 4 4 बातें कही गई है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। फर्स्ट बात है, कहाँ ये मेथड लागू करने हैं जो सेक्शन 11 में हम पढ़ने जा रहे हैं, नहीं तो इसका दुरुपयोग हो सकता है, हर जगह लोग लागू कर देंगे, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है, कोई देंगे ही नहीं इंफॉर्मेशन, कुछ भी लिख देंगे। स्पेसिफाई कर दिया गया। देखिए, इंफॉर्मेशन जो होना चाहिए वो रिलेटेड टू किससे होना चाहिए, रिलेटेड टू थर्ड पार्टी होना चाहिए। ठीक है, प्लस जो थर्ड पार्टी है वो थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ट्रीट करता है इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल। वो आपको कह रखा है कि कॉन्फिडेंशियल है। आपके पास एक आरटीआई आया, कहा कि सीबीआई से रिलेटेड आपके पास ये पेपर आया, आप डिस्क्लोज कर दीजिए। हाउ कैन यू बी डिस्क्लोज दैट इंफॉर्मेशन? सीबीआई, एनआईए, these are exempted organization, their received information are so much treated as confidential, then how can you disclose such information? अब सीबीआई का तो ऐसा नहीं है कि अपने ही घर काम करता है,
कई बार वो अदर डिपार्टमेंट में भी आता है, कभी फाइनेंस में आता है पैसों के लिए, कभी सिलेक्शन अपॉइंटमेंट भर्ती के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जाता है, कभी क्लैरिफिकेशन के लिए डीओपीटी जाता है, कभी पेंशन रिलेटेड क्लैरिफिकेशन के लिए डीओपीपीडब्ल्यू जाता है, कभी एक्सटेंशन के लिए टेन्योर एक्सटेंशन के लिए डीओपीटी जाता है। एमएचए उसकी गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी एनआईए का एमएचए है, सीबीआई का तो डीओपीटी का पीएमओ के अंदर रहता है तो डीओपीटी ही है। तो देखिए ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन इनका अदर जगहों से डीलिंग है, ये अपने इंफॉर्मेशन को थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको पहले उनसे पूछना पड़ेगा, ठीक है, पूछेंगे ऐसे केसेस में क्या करेंगे। कहता है फर्स्ट में ही कि जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर हैं, जो भी सीपीआईओ हैं, वो तुरंत क्या करेंगे, एक नोटिस इशू करेंगे। नोटिस देंगे किसको, टू थर्ड पार्टी। इस नोटिस में वो क्या लिखेंगे ये भी बता दिया है, वो अपना बताएंगे इंटेंशन। सीपीआईओ क्या बताएगा, इंटेंशन फॉर डिस्क्लोजर। सीपीआईओ हमेशा यही कहेगा कि अंडर आरटीआई एक्ट हम आपका इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहते हैं, आपका कोई ऑब्जेक्शन है, और इनवाइट ऑब्जेक्शन। डिस्क्लोज नहीं कर दीजिए, आप क्या करिए, इनवाइट करिए ऑब्जेक्शन को। जब आपने ऑब्जेक्शन इनवाइट किया, ऑब्जेक्शन आपके सामने आया, तो उस ऑब्जेक्शन को आपको कॉन्सिडर, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन मांगिए थर्ड पार्टी से, ठीक है। डिस्क्लोज करेंगे तभी दो चीजें देखिए, ऑब्जेक्शन इनवाइट करिए, इसको कॉन्सिडर करिए, जो आया इसे कॉन्सिडर आपको करना है। कॉन्सिडर करने के बाद, कॉन्सिडर करने के बाद डिस्क्लोज आप तभी करेंगे, डिस्क्लोज ओनली व्हेन प्रोटेक्टेड, जो मतलब क्या है, डिस्क्लोज आप तभी कर रहे हैं व्हेन, ओनली व्हेन डिस्क्लोजर क्या कर रहा है, आउटवेज दी प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। जो वहां पे प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट वो बता रहे हैं, उसको डिस्क्लोजर ज्यादा जरूरी है उससे। प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट को बचाना जरूरी नहीं है, सीबीआई की गलती है, एनआईए की गलती है, वो उसको छुपाना चाह रहे हैं। कहिए नहीं 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 जी, हम तो नहीं छुपाएंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सिलेक्शन में उन्होंने क्या किया है, माल प्रैक्टिसेस किया है, मिलजुल के घपला किया है। तो फिर बोलेंगे नहीं ये इंफॉर्मेशन तो हम दे देंगे, आपने मुझे गलत इंफॉर्मेशन दिया और गड़बड़ कराया, ये तो आउटवेज द प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, तो हम दे देंगे। लेकिन इसमें भी एग्जेम्पशन, मतलब एग्जेम्पशन का मतलब आप लोग यही समझिए कि नेवर डिस्क्लोज। एग्जेम्पशन का मतलब मैं लिखता हूं नेवर डिस्क्लोज, भले कुछ भी हो जाए। क्या नहीं करने हैं, ट्रेड सीक्रेट और कॉमर्शियल सीक्रेट। ट्रेड सीक्रेट किसी का ये मत कर दीजिए, नहीं तो सारे सीपीआईओ किसी का ट्रेड सीक्रेट या कॉमर्शियल सीक्रेट को निकाल देंगे। क्या पता सीपीआईओ ही पैसा लेके मिल जाए और बोलेंगे हाँ जी हमको लगा कि प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट जो है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि डिस्क्लोजर है, तो हमने उनके कॉमर्शियल सीक्रेट को दे दिया। इस तरह की चीजों को अवॉइड करने के लिए क्लियर कट लिखा हुआ है कि भाई कुछ भी हो जाए, थर्ड पार्टी में कभी भी, एक तो आपने 81D में भी पढ़ा था ट्रेड सीक्रेट कॉमर्शियल सीक्रेट अभी ही, और यहाँ किसी भी हाल में ट्रेड सीक्रेट और कॉमर्शियल सीक्रेट को तो आपको एकदम नहीं करना है, नहीं देना है किसी भी केस में। तो आपको क्या करने हैं, थर्ड पार्टी कौन किस सिचुएशन में ये फॉलो करने हैं, ये जो ट्रेड कर रहे हैं कॉन्फिडेंशियल, आपको एक नोटिस इशू करने हैं। चलिए अब जो बातें हैं, सेकेंड नंबर बातें कहता है कि भाई नोटिस इशू तो कर दिए, अब वो नोटिस का जवाब नहीं देना है, कितना दिन टाइम होता है। जो थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी को 10 days फॉर
मेकिंग सबमिशन दीजिए कि वो अपना क्या करेंगे, सबमिशन करें। कितने दिनों के भीतर? 10 डेज। अच्छा, 10 डेज कहां से काउंट करेंगे, इशू से कि रिसिप्ट से? देखिए, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, जिस दिन से उनको मिला। इसीलिए आरटीआई में कभी भी एकदम मतलब ये मत करिए कि 10 दिन पूरा हुआ, रिसिप्ट ऑफ नोटिस। आपको कैसे पता चलेगा? आरटीआई में हर चीज स्पीड पोस्ट जाता है, याद रखिएगा, उसका स्टेटस रहता है। जिस दिन पोस्टल डिलीवर्ड हो गया, पोस्टल डिलीवर्ड रिकॉर्ड से आपको क्या करने, 10 डेज काउंट करने। दैट इज डिलीवर्ड मींस डिलीवर्ड, ठीक है। अगर रिटर्न हुआ तो रिटर्न, तब तो खैर नहीं हुआ, लेकिन अगर डिलीवर हुआ तो ठीक है, वहां से आपको 10 डेज काउंट करने, 10 दिन तक। अब जो कहता है थर्ड नंबर बात है, भाई रिप्लाई भी हमें 30 दिन में देने हैं, रिप्लाई भी 30 दिन में देने हैं, तो रिप्लाई कैसे 30 दिनों में देंगे? भाई तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो कहा कि रिप्लाई का जो डेट होगा ऐसे केसेस में, रिप्लाई टू अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है उनके केस में 30 डेज तो नॉर्मल आपने पढ़ा था, प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। जो 10 दिन आपने इनको दिया है ना समय, ये एक्स्ट्रा रहेंगे, मतलब टोटल 40 डेज में आपको रिप्लाई करने हैं, ठीक है। दूसरा, रिप्लाई में हमेशा जो थर्ड पार्टी ने सबमिशन किया, अपना सबमिशन रखा थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी का भी आप रिप्लाई जो भी आएगा, अच्छा, उसको आप तो कंसीडर करेंगे। और रिप्लाई टू अप्लीकेंट के साथ साथ आपको रिप्लाई टू थर्ड पार्टी भी देना होगा, उनको भी बताना होगा, रिप्लाई टू थर्ड पार्टी। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा ना जगह बना लेता हूं, मैं एक अच्छी चीज आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगा। इसमें थोड़ा भर गया है तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लिखने की जगह की कमी आ गई। देखिए, सेक्शन 11 में आपने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, आप 3 पढ़ रहे हैं। 3 में मैंने कहा कि जो डेज आपको मिल गए रिप्लाई के लिए, वो डेज कितने मिल गए थे? 30 प्लस 10 मतलब 40 डेज मिल गए। मैंने इसी में कहा थर्ड में कि अब आप क्या करेंगे, रिप्लाई जो देंगे वो रिप्लाई तो किसको किसको देंगे, रिप्लाई टू अप्लीकेंट को देंगे, आरटीआई एप्लीकेंट को। इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन दे देंगे? नहीं दे देंगे, इसमें एप्लीकेंट को देंगे। इस रिप्लाई में क्या रहेगा? ओनली डिसीजन ऑफ सीपीआईओ, डिसीजन ऑफ सीपीआईओ टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। अगर आपने डिसाइड किया है डिस्क्लोज या नो टू डिस्क्लोज, नहीं करना है तो तब तो बता ही दिए कि नहीं करेंगे, नो टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन। आपने इस रिप्लाई में इंफॉर्मेशन नहीं दिया, वो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब आप ये भेजेंगे किसको? आप ये देंगे थर्ड पार्टी को भी, थर्ड पार्टी को भी अपना रिप्लाई देखेंगे, उसको भी पता चलना चाहिए कि सीपीआईओ हैज डिसाइडेड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन या नॉट डिस्क्लोज, इसको पता होना चाहिए। इफ डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, तो अब आपका सेक्शन 4 कहता है, सब सेक्शन 4, सेक्शन 11 का सब सेक्शन 4, कि जो ये थर्ड पार्टी है, जैसे अप्लीकेंट को अपील का राइट होता है, इस थर्ड पार्टी को भी हैज राइट टू अपील। क्या है? हैज राइट टू अपील। ये भी अपील कर सकता है कि नहीं, सीपीआईओ का जो डिसीजन है एक्चुअल एक्सक्यूट नहीं हुआ है, ये आपका डिसीजन, मैं डिसीजन के बदले चाहूं तो इंटेंशन भी लिख दूं आपको और क्लैरिटी के लिए कि इंटेंशन क्या है सीपीआईओ का। इंटेंशन टू डिस्क्लोज है, ये इंटेंशन इस रिप्लाई में बताने हैं, और ये राइट टू अपील रहेगा। और ये अपील कितने दिनों में करता है, हम अपील के साथ पढ़ेंगे विद इन 13 डेज। इसके पास अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, लेकिन एनओटी नोट करके जान लीजिए, आगे अपील वाले सेक्शन में पढ़ेंगे विद इन 13 डेज
फ्रॉम, कहां से, डेट ऑफ मैं यहां लिखता हूं इशू ऑफ ऑर्डर, जिस दिन से ऑर्डर इशू हुआ सीपीआईओ का उस दिन से 30 दिनों तक थर्ड पार्टी को राइट होगा, राइट टू अपील, अपीलेट अथॉरिटी को लिख करके वो भेज सकते हैं उनके पास कि भाई देखिए सीपीआईओ ने जो डिसीजन लिया, जो इंटेंशन बताया है, ये फ्यूचर में डिस्क्लोज कर देगा इंफॉर्मेशन, तो हम इसको चैलेंज करते हैं। फिर वो चैलेंज होते होते सीआईसी तक जाएगा। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन तभी डिस्क्लोज होगा जब सारे रिमेडियल एग्जॉस्ट हो जाएंगे और सीपीआईओ ये जस्टिफाई कर देगा कि हाँ हम दे सकते हैं और हम सही हमारा स्टैंड, तब जाके वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो। अगर मान लीजिए सिर्फ सबमिशन जो आया थर्ड पार्टी का उसको सुन के सीपीआई अपने मन से डिसाइड कर लिया देंगे और इंफॉर्मेशन भी दे देता, तब क्या होता? तब तो बाद में अपील का राइट ही नहीं होता उसके पास, थर्ड पार्टी के पास। तो इसलिए हमेशा ओनली सीपीआईओ क्या करेगा, अपना इंटेंशन बताएगा। इसमें मैं लिख देता हूं नोट एक्चुअली disclose the third party information till final decision। जब फाइनल डिसीजन मतलब टिल रिमेडियल एग्जॉस्ट ऑफ रिमेडियल, उनके पास सारे राइट एग्जॉस्ट ना हो जाएं, तब तक आप टिल एग्जॉस्ट ऑफ ऑल, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ टिल फाइनल डिसीजन नहीं, आप क्लैरिटी के लिए और ज्यादा बेहतर क्लैरिटी के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं टिल एग्जॉस्ट ऑफ ऑल राइट ऑफ थर्ड पार्टी के पास इतना राइट है उसे एग्जॉस्ट कर लिया, तब आप विनर है। सीपीआई ने कहा ये डिस्क्लोज कर सकते हैं और आपको सब लोगों ने जस्टिफाई किया, तभी आप करिए। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज करना इतना आसान नहीं है। अगर आपने गलती से कर दिया, इसीलिए मैक्सिमम सीपीआईओ 99.99% थर्ड पार्टी ने मना किया, सीपीआईओ का डिसीजन भी मना करने के लिए होता है, नॉन डिस्क्लोजर होता है, हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। चलिए दैट इज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब आइए जरा बात करते हैं, जस्ट 1 मिनट रुक जाइएगा।